तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें दल बदलू दूंगा। अब की बार दल बदलू लगाएंगे बेड़ा पार। नमस्कार, डंके की चोट में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। यूपी के बाद अब दल बदल वायरस जो है वो उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। पूरी कहानी समझिएगा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में दल बदल की आहट सुनाई देने लगी है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी, दारा समेत दर्जन भर विधायकों के बीजेपी पार्टी से पलायन के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री और प्रदेश बीजेपी के ताकतवर कद्दावर बड़े नेता हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आंखों में आंसू आ गया आज उनके। हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाल दिया बीजेपी ने, जिसके बाद से ही हरक सिंह रावत राज्य में कांग्रेस सरकार आने की बात अब कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अब की बार कांग्रेस सरकार। हरक सिंह रावत पार्टी से निकालने जाने के तुरंत बाद खबर उनके साथ जल्द ही कई और बीजेपी विधायकों के छोड़ने की भी आ रही है। तो मतलब उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी ये दल बदलू वायरस वहां तक पहुंच रहा है। हालांकि हरक सिंह रावत का कहना है कि पार्टी ने उन्हें निकालने से पहले उनसे एक बार बात तक नहीं की। बहुत दुख है इस चीज का। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि वो भीतरघात कर रहे थे, विश्वासघात कर रहे थे, अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से सेटिंग कर रहे थे। ये सब आरोप है उन पर। और हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने के संकेत है। तो उधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्या आज कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई। दल बदल वहां पर भी चल रहा है। जिस तरह से यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह आरोप लगा कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, पार्टी ने मना कर दिया तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसी तरह उत्तराखंड में हरक सिंह रावत पर आरोप लगा कि वो अपनी सीट बदलना चाह रहे थे, बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, वो भी पार्टी छोड़ने वाले थे, इसलिए पार्टी ने पहले ही निकाल दिया। ऐसे में सीधा सवाल ही कि क्या लोकतंत्र की लड़ाई अब बहू बेटे पर आई? इसी पर बात करें। अच्छा, हरक सिंह रावत है मेरे साथ। हरक सिंह रावत क्यों निकाल दिया हरक जी? आपको निष्कासित क्यों कर दिया? क्यों निकाल दिया आपको हरक सिंह रावत जी? और आप भावुक भी हुए, थोड़ी आंखों में आंसू भी आ गए आपके। मैं सोचता हूं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, क्योंकि मैं कल जब वो उमेश काऊ जो रायपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई प्रहलाद जोशी जी ने आपको दिल्ली बुलाया है, तो हम लोग दिल्ली के लिए चले थे। 5 बजे के आसपास दिल्ली के लिए चले देहरादून से। तो सोशल मीडिया में हम देख रहे थे रास्ते भर की न्यूज़ चल रही कि हम कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं, ये हो सकता है। और मैं जब दिल्ली 9 साढ़े 9 बजे के आसपास दिल्ली अपने घर ग्रीन पार्क पहुंचा, तो मेरे घर पे थोड़ा सा बिजली की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम उसको ठीक करने लगे। इस बीच सोशल मीडिया और मीडिया में न्यूज आई कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया। तो जबकि बल्कि अनिल बलूनी जी से जो पार्टी के प्रवक्ता उनसे बातचीत हुई, तो मैंने कहा भाई इसमें मैं थका हूँ और सुबह मैं आपको मिलने आऊँगा, फिर बातचीत करेंगे। तो अचानक ये जो घटनाक्रम एकदम तेज़ी के साथ हुआ। मैं सोचता हूँ कि जो ईश्वर करता है, जो केदार बाबा बद्रीनाथ का जो आशीर्वाद होता है, वो शायद कोई अच्छे के लिए होता है। तो शायद मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़ा राष्ट्र नेतृत्व केवल सोशल मीडिया पे फर्जी समाचारों के बलबूते पर इस तरह का कैसा डिसीजन लिया है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। बहू के लिए टिकट मांग रहे थे आप? मतलब बीजेपी ये कह रही है कि आप परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं बहू के लिए, और आप छोड़ने वाले थे। वह देखिए ये बिल्कुल अब क्या अपना चेहरा छिपाने के लिए, कई बार क्या होता है कि जब कोई बड़ी गलती हो जाती किसी से, तो वो कोई अपनी गलती स्वीकार करने लिए तैयार नहीं होता। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेतृत्व और वो इस तरह की प्रहलाद जोशी से 2 दिन पहले मेरी देहरादून में जब 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुलाया था, तो मैंने कहा भाई मैं अभी रेस्टोरेंट गया था और जिस तरह अनुकृति गोसाई जी ने, जो हमारी बहू है, उनके जिस तरह 5,000 महिलाएं आई थी, एक उत्साह है उनको लेकर। मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो सामाजिक काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो मेरी बहू है और इसलिए उसको चुनाव लड़ाया। आप सर्वे करा लीजिएगा, अगर वो जीत सकती है तो उसको आप मौका दे दो। मैंने कहा मैं बहुत उत्तराखंड की राजनीति में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे पार्टी में कोई काम दे दो और मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। ये बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आज आपने मुझसे ये बात कही है, मैं पार्टी के हाईकमान से, राष्ट्र अध्यक्ष जी से, माननीय अमित शाह जी से ये बात करूँगा और उसके बाद बताऊँगा।
तो उसके बाद मैं कल इस उम्मीद में कि शायद प्रहलाद जोशी जी, मैंने तो क्या सिद्धांत है पार्टी के, मैं सोचता हूँ पिछली बार मुन्ना चौहान जी को और उनकी पत्नी को 2 टिकट दिए, यशपाल आर्य जी उनकी पत्नी को 2 टिकट दिए। मैं हमेशा एक बार, मैं परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। चलिए, कम से कम ये अच्छी चीज है हरक जी कि आप ये आरोप नहीं नकार रहे हैं कि हाँ मैं परिवार के लिए टिकट मांग रहा था, बहू के लिए टिकट मांग रहा था। दूसरा एक और आरोप है कि आप भीतरघात विश्वासघात कर रहे थे, कांग्रेस से आपने सेटिंग कर ली थी, कांग्रेस के संपर्क में थे आप कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे। हरक सिंह रावत। मैं बिल्कुल नहीं संपर्क में था, मैं बिल्कुल, ये उनका झूठा आरोप है। मैंने कहा नहीं कि प्रीतम सिंह जी जो लीडर ऑपोजिशन है, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गोदयाल जी, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे संबंध हैं। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं भाजपा के सभी लोगों से मेरे राजनीति अपनी जगह है लेकिन संबंध अपनी जगह है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं कल भी जब दिल्ली घर पे पहुंचा हूं, मेरे घर से फोन आया देहरादून से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप कोई बड़ा निर्णय मत कर देना। मैंने कहा, वो भी सोशल मीडिया पे देखने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं ऐसा कोई निर्णय कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आज मैं बड़ा खुश हूं कि मुझे 5 साल काम नहीं करने दिया गया पार्टी में, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कड़वे घूट पी के पार्टी में रहा कि मैंने भाजपा में आया हूं, एक बड़ी लड़ाई लड़के भाजपा में आया हूं। और मैं नहीं चाहता था कि जब मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ था देहरादून भाजपा कार्यालय में, तो मैंने कहा था मुझे जिंदगी में कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं भाजपा के साथ रहूंगा। लेकिन आज मुझे बड़ा सुकून जैसा मिल रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया 5 साल, लाल ढांग चिलखा सड़क को पे सहयोग नहीं किया। आपका जो है, मैं पाखरो जो टाइगर सफारी बनाने के लिए काम कर रहा था, उसमें जानबूझ के व्यवधान डाले गए। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के नहीं, जब आप इतने निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, फिर क्यों आपको क्यों निकाला? आज आप भावुक, फिर क्यों निकाल दिया आपको, फिर क्यों निष्कासित कर दिया? आप कांग्रेस के संपर्क में नहीं थे, आप कुछ भीतरघात नहीं कर रहे थे, आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, फिर पार्टी ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ क्यों, फिर क्यों निकाला आपको, फिर क्यों? देखिए वहाँ की जो सरकार थी, मुझे देखिए मैं आज भाजपा ने मुझे निकाला है, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा, न मैं कभी गलत बात करने का आदी हूँ। अमित शाह जी ने और माननीय नड्डा जी ने मुझे हमेशा, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है। और वही कारण था कि मैं इतना सब कुछ कड़वे घूंट पीने के बाद भी मैंने कोई बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया। और इसलिए कि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी, धामी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं तो ये का जरा आप मतलब बीजेपी नहीं निकालती तो आप खुद छोड़ देते, तो उस किरकिरी से बचने के लिए बीजेपी ने पहले ही मतलब आपको निकाल दिया। जो यूपी में हुआ उनके साथ, बीजेपी के साथ, तो वो यूपी इफेक्ट भी था कि उनको पर कार्रवाई नहीं की, उन्होंने छीछा लेजर करा दी और बीजेपी को छोड़ दिया, सैनी से लेकर स्वामी। तो बीजेपी नहीं निकालती तो आप छोड़ देते, तो बीजेपी समझ गई थी आप वैसे ही जाने वाले हैं। देखिए अब तक बिल्कुल जब अब तक की अटकलें बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ ना, बाघ आया और आदमी डर की वजह से कूद जाता है जी। ऐसे ही हुआ। पता नहीं भाजपा को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे इनके दिमाग में, हो सकता है मेरे मोबाइल टेप कर रहा हूँ, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ कि भाई, मैंने तो कल भी जो सच है वो कहा पार्टी से कि मैंने कहा भाई भाजपा की सरकार नहीं आ रही प्रदेश में, लेकिन केवल इसलिए मैं नहीं भाजपा छोड़ूंगा कि भाजपा सरकार नहीं आ रही तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि लोगों का रुझान, युवाओं का रुझान, कर्मचारियों का रुझान भाजपा के पक्ष में नहीं है उत्तराखंड में। ये मैं कड़वी सच्चाई, पिछले 6 महीने से मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व के सामने नड्डा जी से मैंने बातचीत की, माननीय अमित शाह जी से बात की, सबसे मैंने कही। लेकिन मैं इसलिए छोड़ने वाला नहीं था पार्टी की, सरकार नहीं आ रही। अरे अगर अच्छे दिनों में हम साथ हैं तो क्या बुरे दिनों में नहीं साथ रहेंगे? लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बिना मुझसे बातचीत किए हुए, अरे आप मुझसे बातचीत करते, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे घर में बिजली नहीं गई होती, बिजली ठीक नहीं, खराब नहीं हुई होती, तो मैं तो अमित शाह जी को टाइम लेने के लिए फोन मिला रहा था। लेकिन तब तक समाचार आ गया कि मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि शायद केदार बाबा, ईश्वर शायद मेरे हाथों कुछ और चाहता था,
और कुछ अच्छा आपको होना लगता होगा है कि कई बार बुराई में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। और आज जो मेरे साथ बुरा किया बिना किसी गलती के, मैं सोचता हूँ इसमें कोई ना कोई बहुत अच्छाई लिखी है। उत्तराखंड को एक अच्छा रास्ता मिलना है, उत्तराखंड एक अच्छी तरीके पे जाना है। ईश्वर हमारे, हम देखिए हम कौन होते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस आ रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल। देखिए उत्तराखंड में इस समय कोई सच माने ना माने, मैं पिछले 1 साल से इस बात को कह रहा हूं। एक एक सीट पर आप एनालिसिस कर लो, मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, सारे पलाजो सबसे कहा है जी, कुछ भी कर लें, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। लोगों का रुझान इस समय, लोग महंगाई से, लोग बहुत सारी परेशानियां हैं। हमने 5 साल में, मैं पिछले कई सरकारों में मंत्री रहा हूं, लेकिन सबसे मैंने कहा भी कुछ दिन पहले, निर्णय मैंने कहा भी था, मैं अपने कार्यकाल से अगर सबसे जितने मेरे मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल रहे, सबसे निराशाजनक कार्यकाल मेरा इस समय का था। लेकिन मैं कहा ना कि मैं भाजपा में शुरू से होता तो मैं छोड़ चुका होता भाजपा को, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया था, तो मैं चाहता था कि नहीं, अब चाहे जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है, और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन को मारना पड़ता है, और मैं मन को मार रहा था। लेकिन अच्छा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा बोझ खुद अपने सिर लेकर मेरे बोझ को कम किया है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनका ये निर्णय प्रदेश के हित में होगा। नहीं, लेकिन अगर उत्तराखंड के हित में होगा, बीजेपी आने वाली नहीं होगा। थी, अगर बीजेपी आने वाली नहीं थी, बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, बीजेपी कांग्रेस आने वाली है, तो फिर बीजेपी से आप टिकट क्यों मांग रहे थे अपने परिवार के लिए? मतलब जो सरकार जन विरोधी, यूपी में पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, और यहां पर जन विरोधी, और आप बहुत नाराज हैं, तो ऐसी पार्टी से अपने परिवार के लिए टिकट क्यों मांग रहे थे फिर? दो वो भी इतने उससे समाचार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली भारत सरकार आप चला रहे हो, इतना सब कुछ तंत्र आपके पास है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जो हवा की चीजों को जो है इतने गंभीरता के साथ, मैंने दो टिकट मांगे थे। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरे पार्टी में प्रयोग कर लो, अब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और अगर अनुकृति चुनाव जीत सकती है तो उसको टिकट दे दो, नहीं जीत सकती तो आप जो भी पार्टी का आदेश होगा। अब वो जबरदस्ती के साथ मैं उनके लिए टिकट मांग रहा था, क्योंकि अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित ठहराने के लिए। आप ये कहोगे विकास की बात पे हमने उनको मनाया, क्या मनाया अपने विकास की बात को? चलिए, बस एक आखिरी सवाल है। आप सीनियर लीडर हैं सर, आप बड़े नेता हैं, आप उत्तराखंड की राजनीति सियासत को बेहतर समझते होंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, मतलब क्योंकि कई दल बदलू, अब पछता रहे हैं थोड़ा। इमरान मसूद साहब का देखिए, उनको टिकट नहीं मिली, और वहां से एक और मसूद अख्तर साहब, तो वो लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि चौबे जी चले थे, छब्बे बनने दूबे बनकर रह गए। तो आप बाद में तो नहीं पछताएंगे? मतलब आप बाद में तो नहीं पछताएंगे, मैं ये पूछ रहा हूं, कहीं पछताएंगे बाद में? आखिरी सवाल है सर। कोई प्रस्ताव नहीं होगा, कोई प्रस्ताव नहीं होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाना मेरा लक्ष्य होगा। कांग्रेस कल किसको मुख्यमंत्री बनाती, किसको क्या करती है, ये कांग्रेस का हाईकमान, कांग्रेस के विधायक तय करेंगे जी। मेरा सिर्फ एक मकसद होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बने, उत्तराखंड में एक ऐसा सरकार आए जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करे, उत्तराखंड के, वो मेरा लक्ष्य होगा। और उस लक्ष्य के लिए मुझे अपनी कोई भी कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस कहे मुझे नहीं चुनाव लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कहे कि नहीं, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं। ठीक है, मेरे अंदर काम करने की ललक है, और वो मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरक सिंह रावत जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। डंके की चोट पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, संजीव सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, एमएच खान बीएसपी मायावती की पार्टी का पक्ष रखेंगे, और लारी साहब हैं तारिक अहमद लहरी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उनका पक्ष रखेंगे। जफर इस्लाम साहब, ये दल बदल के बादल कब छट रहे हैं भाई? आपके तो लग रहा है मतलब यूपी से उत्तराखंड और अपनों से ज्यादा चुनौती है आपको। अब देखिए, हरक सिंह रावत कह रहे कांग्रेस की सरकार आ रही है उत्तराखंड में, यहां स्वामी सैनी और दारा 14 विधायक, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी भी।
देखिए, जो फैसला पार्टी ने लिया बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला जो पार्टी को लेना था वो पार्टी ने लिया। उन्होंने जो भी बात कही, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उनकी बातों को यहाँ पर खारिज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंसान कुछ भी कह दे अपनी बातों को छिपाने के लिए, अपने आप अपना चेहरा बचाने के लिए, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं कि वो किस वजह से उनको निष्कासित किया गया पार्टी से, ये अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ज़्यादा उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी का एक प्रिंसिपल होता है, पार्टी सर्वोपरि होती है। जफर भाई सारे गलत हैं, आप सही हैं। देश के बाद जफर भाई एक चीज सुनिए ना, सारे गलत हैं, मतलब दर्जन भर हैं। आप देखिए सैनी, स्वामी, दारा, 14 नाम, वो यहाँ हरक सिंह रावत, उत्तराखंड, यूपी। एक मिनट, अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे गलत है और आप सही है। अमन भाई जी जी, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ उनके जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ता जो है आप गिनते रह जाएंगे, आपको साल लग जाएगा गिनने में, सिर्फ उनके चेहरे को गिनने में। इसलिए कि यहाँ 18 करोड़ कार्यकर्ता है, उसमें अगर 14-18 लोग चले गए क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल है, उसके बेसिस जब ये थे तो फर्क पड़ता था, जब ये पार्टी में थे तो फर्क पड़ता था? नहीं, तब भी नहीं पड़ता था। इन्होंने क्या कहा सुना नहीं आपने? सुनिए, नहीं जाने, एक मिनट ना जफर भाई, जाने से फर्क नहीं पड़ता, जब पार्टी में थे तो फर्क पड़ता था। सुनिए ना एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं पार्टी में इन्होंने क्या कहा कि मुझे 5 साल में, हाँ हमने कोई गलत काम नहीं करने दिया, इनको बिल्कुल सही नहीं करने दिया। इन्होंने कहा, आपके सामने कहा, आपसे ही कहा अर्ज करते हुए कि 5 साल मैंने बाकी जिस तरह से हमने काम किया, भाई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, लोगों की अकाउंटेबिलिटी है। हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए कि जनता हमको चुन के उनकी सेवा के लिए मेवा खाने नहीं भेजती। हमने नहीं करने दिया, मानता हूं इस बात को, हमारी पार्टी ने नहीं करने दिया। आज उनको उसका दुख है, हमें कोई दुख नहीं है। मैं तो कह रहा हूं हमने निष्कासित किया है, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि वो बहुत पछताएंगे रिजल्ट आने के बाद। कुछ चंद दिन की बात है, 1 महीना भी नहीं लगेगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी से संजीव जी रिजल्ट आएगा। ये सारे लोग जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जमीन में इनको अपनी हैसियत मालूम नहीं है संजीव जी, कि जमीन बदल चुकी है। अब वो सेंट्रिक, मैं एक खाली बताओ कि पीपल सेंट्रिक जो है ना वो खत्म हो गया है। ठीक है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच जो है खत्म हो गया। अब जो है पॉलिसी सेंट्रिक है। पॉलिसी हमारी है जनता की सेवा करना, गरीबों को एम्पावर करना, इसलिए सबका छोड़ दिया तो पीपल सेंट्रिक। तब भी मैंने कहा ना कि इनको नहीं। चलिए अब मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। संजीव जी के पास जा रहा हूं। जफर भाई ठीक है, जफर भाई हो गया। संजीव जी, जफर भाई कह रहे हैं जो छोड़कर जा रहे हैं बड़ा पछताएंगे मतलब कौन पछताएगा? संजीव जी। अमन भाई, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, अभी आपने बोला तो आवाज आई। मैं जफर साहब ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया। फिर भी मुझे लगता है कि जो चीजें आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, उत्तराखंड में जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर कहूंगा इस शासन को, तो रेशियल सुप्रीमेसी, यानी जिस तरह से पिछड़ों के साथ दुराव योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, और ये आवाज हम लोग आपके चैनल पे बार बार डिबेट में उठाते थे, उसको किसने सत्य साबित किया? 10 से ज्यादा जो विधायक इनके निकले, इसमें मंत्री थे, उन सब लोगों ने कहा। और इसका प्रमाण अमन भाई ये है कि योगी जी टीम 11 से चर्चा किया करते थे, और वो अधिकारियों के ही आगे पीछे टहलते रहते। तो इस तरह से लगातार जो पिछड़े समाज के और इन शोषित समाज के साथ दूरी थी, इसको देखने को मिली। दूसरी बात, मैं इनके लिए भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस सरकार में रहते हुए इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि एक कृषि कानून को लेकर के हम सबने देखा कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बार बार आवाज उठाते थे। तो मेरा यह कहना है कि अगर इनके अंदर जनता के प्रति नैतिकता होती, अगर ये चाहते कि हमको ठीक है हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन ये जितने लोग हैं ये कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं लाने वाले हैं, ये एक तरह से राजनीतिक बंजारे थे। क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं कि बंजारों का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए ये जहां भी जाएंगे मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को खुद सोचना पड़ेगा कि उनके संगठन में रह करके ये कौन सा विकास करने वाले हैं, क्यों अपने परिवार का।
जनता का अगर इनको दिखाई देता, युवाओं की तकलीफ दिखाई देती, किसानों की तकलीफ दिखाई देती, महिलाओं से बढ़ते अपराध दिखाई देते, शोषित वंचित समाज से सीए एनआरसी से लेके तमाम ऐसे आंदोलनों की मैं झड़ी लगा सकता हूं, क्यों नहीं बोले? ठीक है लारी साहब, मतलब पिता पुत्र परिवार का कल्याण करना था, इसलिए पिता पुत्र परिवार वाली पार्टी में आ रहे हैं। परिवार कल्याण, परिवार हित, जनहित नहीं, परिवार हित। लारी साहब, कौन सा परिवार की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, कौन सा संजीव जी परिवार कह रहे है? हैं। कौन सा? और देखिए स्पष्ट है, लारी साहब बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनको बोलने देते हैं। बोलिए लारी साहब। तारिक अहमद लारी, नहीं आ रही, थोड़ा आवाज ठीक कराइए। मैं करवाता हूं सर। तारिक अहमद लारी, देखिए जो इन्होंने कहा है हमारे कांग्रेस के मित्र ने, ये कुछ इनके मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं ये कांग्रेस आज तक बता ही नहीं पा रही है पिछले 7-8 सालों में कि वो जनता को कहना क्या चाहती है, वो चाहती क्या बताना चाहती है। वैसे ही ये इतने स्पष्ट ही नहीं कि मुझसे पूछना क्या चाहते हैं या मुझे बताना क्या चाहते हैं। अभी तक इनकी स्पष्ट, इनके जो भी कुछ बोला है इन्होंने, वो स्पष्ट समझ में ही नहीं आया कि कर क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। अच्छा आप बोल दीजिए। एक मिनट वो क्लैरिफाई कर दे क्या? संजीव जी क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आप शायद समझ पाए, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। संजीव जी क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। हाँ, मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल पहले सत्ता में थी, 15 साल से संविदा पे काम करते हुए लोगों को अस्थायी क्यों नहीं किया? ये इस सरकार के साथ, इस समाजवादी पार्टी के साथ सवाल है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। दूसरी तरफ अभी उसको झड़ियों को गिनाने लगूंगा तो वो कम पड़ जाएगा। मैं अनुदेशक की बात करूंगा, विशिष्ट बीटीसी की बात करूंगा, और तमाम ऐसे स्ववित्त पोषित कॉलेज के जो हमारे प्रोफेसर थे, इन नियुक्तियों के बारे में लेकर के कहूंगा। तो अखिलेश सरकार में क्यों नहीं? दूसरी बात, तमाम आंदोलन हुए, पूछना चाहता हूं कि सीएनआरसी आंदोलन के दौरान आजमगढ़ में जहां एक वाटर कैनन के द्वारा महिला की मृत्यु हुई, अखिलेश यादव जी अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं गए? सीएनआरसी में जहां हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी वाराणसी से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में गई, अखिलेश यादव जी कहां थे? जब हाथरस की घटना हुई तो अखिलेश यादव जी हाथरस क्यों नहीं गए? जब उम्भा में सोनभद्र में आदिवासियों के ऊपर गोली चली और 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी मारे गए तो अखिलेश यादव जी कहां थे? मेरा ये कहना है कि केवल आज 4 महीने से आ रहे हैं अखिलेश, तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता और युवा पूछना चाहता कि कहां थे अखिलेश? अच्छा आप समझ में आ गया? भाषण खत्म हो गया? हाँ पूरा समझ में आ गया। मैं समझ में आ गया, जल्दी बताइए। हाँ नहीं, स्पष्टीकरण चाहता था, क्योंकि आलू में से सोना कैसे निकलता है ये मुझे नहीं समझ में आता। अब समझ में आ गया कि आलू में से सोना कैसे निकलता है। वर्चुअल रैली कैसे होती है, 5000 लोगों को बुला करके बैनर पे वर्चुअल लिखे, देश में देखा कितने टेक्नोक्रेट हैं, देखा लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके लोगों ने देखा। चार मुंह में बवासीर बा, तो चुप रहला भाई। अब तो हर सभ्यता मालूम चलत बा, हर सभ्यता मालूम चलत बा। हम हमारी और आपकी सभ्यता एक ही। अब आप आगे सुनिए, ये हमको बता रहे हैं कि हमने क्या किया। ये बताइए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, भागलपुर, ये जितने दंगे हुए उसमें कितने लोगों को आपके द्वारा मरवाया गया, ये याद है आपको? ये याद है? पूछ रहा हूँ, उसकी चर्चा करिए। वो सारे भाई प्लीज, महाराज बीच में ना तो महाराज, नहीं तो बोलना चाहिए, ना तो बोलना चाहिए बीच में, फिर बोलना चाहिए, ये बोलना तो बोलना चाहिएगा, बोलना चाहिए। फिर चले अब आइए, अब आपको दिखाते हैं ओरिजिनल है क्या कांग्रेस। कांग्रेस वो पार्टी है जो दल्लागिरी के अलावा सारे काम करती है। दल्लागिरी सबसे पहले करती है। नहीं ये सबसे बड़ी बात, ऑडियो बंद। लारी साहब, अपना अपना इंट्रोडक्शन मत दीजिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करके। जो ऐसी भाषा बोलता है मुझे लगता है अपने लिए बोल रहा है वो, मैंने टोक दिया। ये शब्द गाली गलौज नहीं। लारी साहब, ये आप पार्टी के संस्कार बता रहे हैं, यहाँ पार्टी के संस्कार, ये आप रैली में आप ये गाली वाली देते होंगे, यहाँ चैनल का मंच है सर, यहाँ ये शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना? गाली मत दीजिएगा, दोबारा ऑडियो बंद कर दूंगा। गाली नहीं, जो मर्जी बोलिए, गाली नहीं देंगे आप, ठीक है? अमन जी, बस हाँ अमन जी, हाँ बोलिए, गाली मत दीजिएगा। नहीं वो खामोश रहे ना रहे, इसका ये मतलब नहीं है आप गाली देंगे। गाली नहीं दी, गाली नहीं होती है ये गाली नहीं होती है। अच्छा सर, आप अपने परिवार में बात करते हैं, अपने पिताजी को बोलते हैं क्या ये गाली नहीं होती? अपने पिताजी को बोलते हैं क्या ऐसे? रॉयल पिंप, हम इनको रॉयल पिंप कहते हैं। फिर
फिर ये तो रिफाइंड भाषा हो गई ना, संसदीय भाषा हो गाली गई। मत दीजिएगा, वो भाषा का इस्तेमाल करिए, अपने परिवार में कर सकते हैं क्या, मत बोलिए ना, अच्छा नहीं लगता है ना लारी साहब, अच्छा नहीं लगता है ना। नॉर्मल भाषा है, चलिए। अच्छा, आप परिवार वालों को बोलते हैं, वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता, अब आप पता नहीं क्या। अब आप सुनिए, चलिए चलिए, हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, हाँ बोलिए बोलिए, गाली मत दीजिएगा बस। देखिए, जी जी। जब ये लोग, जब यहाँ औरतें की इज्जत उतरती है राजस्थान में, तो वहां प्रियंका गांधी नहीं जाती है, ढिंडोरा पीटने, कुछ करने नहीं जाती, झांकने भी नहीं जाती है, 1 इंच बढ़ती नहीं है। मोबाइल लेकर आए हम, इतनी सारी विदेशी गाड़ियां यहाँ आज बन रही हैं, वो लेकर आए हम लोग। 1989 से जब से कांग्रेस को बाहर निकाला गया है, तब से डेवलपमेंट का चार्ज चालू हुआ था, जिसका डेवलपमेंट बढ़ाना इनकी मजबूरी हुई। नरसिम्हा राव ने बढ़ाया, उसके बाद देवगौड़ा जी ने बढ़ाया, फिर अटल जी ने बढ़ाया, वो चलता ही जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है, मौर्य जी का बयान वो चलता ही जा रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम लोग के लिए बीबियां बदलते मुसलमान, क्या जवाब होगा इसका? ट्रिपल तलाक पे बोला था, बताओ एक जवाब हो का तो लगे। अरे भैया ये बताओ, कितने मुसलमानों का कत्ल करवा के तुम लोग को चैन मिलेगा? मुसलमान करते हो, मुसलमान का कत्ल, कितने मुसलमानों का कत्ल करा के तो हार होगल हुए के बतावा। तुम्हारी पार्टी ने, संजीव भाई, तुम्हारी पार्टी ने समर्थन किया ट्रिपल तलाक बिल का, क्यों किया ये बताओ? अरे तुम्हारी पार्टी ने नाम पे ढकोसला किया, तुम्हारे सांसद निकल के चले गए, अब आप लोग वापस निकल के चले गए 5 में से। एमएच खान, ये दल बदलुओं के मेला में मायावती बीएसपी का है, ये दल बदलुओं का जो मेला लगा हुआ है। चलिए ठीक है लारी साहब, बहुत देर बोला आपने, मैं एमएच खान के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से जा पा रहा हूँ। एमएच खान आप बोलिए, ये जो दल बदलुओं का मेला लगा हुआ है, इसमें बीएसपी कहाँ है सर? जी आऊंगा लारी साहब, आऊंगा। एमएच खान साहब, क्या आप क्या चाहते हैं कि बीएसपी भी दल बदलुओं की तरह से काम करे? बीएसपी में तो पूरे कैंडिडेट 300 से ज्यादा आपने डिक्लेयर कर दिए हैं जी, कोई आना चाहेगा तो भी जगह नहीं है, हमको उनकी जरूरत नहीं है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता को किसने बनाया? स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान? ये बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले प्रधान भी नहीं थे। बहन कुमारी मायावती जी ने इनको एमएलए बनाया, 4 बार मिनिस्टर बनाया और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए तो पत्रकारों ने इनसे पूछा कि आप किस दल में जाएंगे, तो साफ साफ बाइक निकलवा लीजिएगा, देख लीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और भाजपा जो है सांप्रदायिक पार्टी है। उसके बाद विचारधारा बदल गई इनकी, चले गए भाजपा में। भाजपा में 5 साल तक मलाई काटते रहे, मलाई काटने के बाद उनको समझ में आ गया कि चलो फिर दूसरी राह चलो। तो ये तो कंडम लोग हैं, जहां जाएंगे वहां नाश कर देंगे। हमारी पार्टी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है, जो अपनी विचारधारा पल पर बदलते रहे, जो अपने विचारधारा के आधार पर ही कभी बेटे का टिकट मांगेंगे, कभी बेटी का टिकट मांगेंगे, कभी नाती का टिकट मांगेंगे। तो ये टिकट मांगने वाले लोग, ये सत्ता लोलुप लोग, इनके साथ इनका समाज भी नहीं है। ये जिस पार्टी में जाएंगे इसका समाज नहीं जाएगा, ये खुद जाएंगे लेकिन इनका समाज नहीं जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ इनका समाज जाएगा। खान साहब, मैं सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा था, दलितों की पार्टी, दलितों की बात करने वाली एक पार्टी यूपी में जो अब तक हम सुनते आ रहे थे, मायावती, बहन कुमारी मायावती जी, आपकी पार्टी। नहीं, सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। दलितों की जहां तक बात होती है, सबने चिट्ठियां लिखी, सबने दलितों के उत्थान की बात करी, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए कोई मायावती के साथ ना आकर समाजवादी पार्टी में सारे जा रहे हैं। इमेज बदल गई है क्या कि अब दलितों की बात भी अखिलेश जी करेंगे, मायावती नहीं कर पा रही हैं? अभी तो आपने एक नेता की बात सुना होगा आपने, दलितों की बात कौन कर रहा है? हमारी पार्टी का नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सिर्फ एक पार्टी का नहीं, सिर्फ ये एक पार्टी में ये यादव का नहीं, ये ठाकुरवाद नहीं, ये ब्राह्मणवाद नहीं, ये जातिवाद की पार्टी हमारी नहीं है। हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। और कौन किसका भला कर रहा है ये पूरा प्रदेश जान रहा है। सब ये नाटक नौटंकी वाले लोग हैं। कैसे आखिर गुंडा कहने वाली पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे चलेंगे? नहीं, सब दलितों की भलाई के लिए जा रहे हैं, सब पिछड़ों और दलितों की भलाई के लिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा अमन जी जरा सुनिएगा, अमन जी सुनिएगा। जी अमन जी सुनिएगा। लारी साहब, एक बीच में देखिए, मैं बोलता नहीं किसी को। अभी शुरुआत में आप ही कुछ बोल रहे थे, कौन सा बवासीर बाबा, मत बोलिए ना, फिर शुरू, अभी आपने बोला था, बीच में मत बोलिए ना लारी जी। लारी जी बीच में, अमन जी, मैंने पहले कह दिया था कि मैं आप लोगों को बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे बोलने का टाइम खराब किया गया है। किसने कहा था? नहीं लारी साहब, ये मैं तय करूंगा कौन किसको बोलने देगा, कौन नहीं बोलने देगा। रुकिए, एमएच खान आप बोलिए, एमएच खान आप बोलिए, एमएच खान आप बोलिए। नहीं, कांग्रेस को कैसे बोल देंगे जब बोलते, खान साहब आप बोलिए, खान साहब देखिए, आप बोलिए, आप बोलिए, खान साहब आप बोलिए,
ये बीएसपी से हैं लारी साहब, इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बेसिकली इनको पैसा नहीं मिला, दौलत की बेटी को इस बार दौलत नहीं मिली, इसलिए परेशानी हो रही है खान साहब को, क्योंकि इनका हिस्सा भी मारा गया ना। अब अमन जी, आपके शो में यही सब होगा। नहीं अहमद खान, नहीं, आपके शो में यही सब होगा। आपके शो में तो ऐसा नहीं होता है। मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं। अभी तो आप सुनिए इनकी, आप सुनिए, अगर इनको बोलने ही देना है तो मैं नहीं बोलता हूँ। छापों को बुला के अमन जी मैं नहीं कर पाएगा। चलिए बंद नहीं करता। नहीं अहमद खान आप बोलेंगे, ऑडियो बंद है लारी साहब। नहीं ये अब देखिए, अब आप भी सड़क साहब, आप भी बंद कराइए। चलिए अहमद खान सबका ऑडियो बंद है, आप बोलिए। खान साहब आप बोलिए, हकीकत सुनिए। हाँ बोलिए। मैं बोलना नहीं चाह रहा, बोलना नहीं चाह रहा खान जी, लेकिन अब मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, अब मैं बोलूंगा। बोलिए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी, सुनील सिंह नाम का एक आदमी जो हिंदू आबादी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, उसने कहा था कि मुसलमान घर की औरतें जो कब्र में दफन कर दी गई हैं, उनको निकाल कर रेप किया जाएगा। अखिलेश यादव ने उसको मंच साझा किया और ज्वाइन कराया पार्टी को। सुनेंगे अब ये ऐसे गंदे लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। साक्षी महाराज जब उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जब गिरी तो उसका ईंट लाके बाथरूम में नहीं, लैट्रिन में लगाया था, उसको राज्यसभा में भेजने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। सुनेंगे ये कल्याण सिंह, जिसको 1 दिन की सजा मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, उसको अपना बड़ा भाई बनाया, उनके बेटे को बनाया, महामंत्री बनाया। सुनेंगे अब ये 16% आरक्षण देने का था मुसलमानों को, नहीं दिया 16% आरक्षण दिया इन्होंने। सुनेंगे ये दंगा करवाया मुजफ्फरनगर में। देखिए ये अगर ये बोलने देना जा सकते हैं, ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं, ये गुंडे आदमी है, गुंडों की पार्टी है, गुंडाई कर रहे हैं, ये गुंडाई कर रहे हैं, आप गुंडाई करवा रहे हैं, आप गुंडाई करवा रहे हैं, ये गुंडाई कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूं आपको अमन जी, आपको ये गुंडे आदमी, गुंडे पार्टी की बात है। बीजेपी में 2 बैठ के तो आज सरकार बनाते हैं, 4 वर्ष। मन से भाषण कौन दिया था? मन से भाषण कौन दिया था भाई? मन से लखनऊ में भाषण कौन दिया था? मन से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हाथ दिला रहे थे कि भाई ये मेरा बेटा है, याद रखिएगा। करेंगे, बीजेपी की सरकार भी बनाएंगे, बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, दौलत कमाएंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। नहीं लेकिन गुंडों की पार्टी चलिए अब तारीख है, मतलब नहीं मैं शांत करा रहा हूँ। जी अहमद खान साहब, जी खान साहब आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? अमन जी, मैं तो समझता था कि आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, लेकिन इस तरह से गंदी एंकरिंग आप आज कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, मुझे शर्म आ रही है। प्रवक्ता के चक्कर में एंकर को गाली पड़ रही है, आप बताइए लारी साहब, आपके चक्कर में प्रवक्ता के चक्कर में एंकर को गाली पड़ेगी? नहीं, क्यों नहीं आप आवाज उठान कर रहे हैं? ये गुंडाई कर रहे हैं, आपके चैनल पर गुंडाई कर रहे हैं। आप चैनल पे देखिए, लोग देख रहे हैं ना, देखिए अब कौन गुंडाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वोट देने वाले भी देख रहे हैं, प्रवक्ता भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बैठे बस वही। चलिए अब लारी साहब देखिए, डिबेट के चक्कर में वोट कट जाएंगे आपके। अमन भाई आराम से बात करिए। हाँ आ रहा हूँ। देखिए पार्टी के वोट कट जाएंगे आपके डिबेट के चक्कर में। डिबेट में गुंडागर्दी अलाउड नहीं है ना सर। चलिए अब देख लीजिए जफर इस्लाम, लारी साहब हो गया, अमन भाई, जफर इस्लाम। अच्छा लग रहा था, सारे आपस में लड़ रहे थे। अमन भाई देखिए, अमन भाई ये आपस में लड़ते रहे। हमारे पार्टी का मकसद जो है वो जनता की सेवा करना है। इनको आपस में लड़ने दीजिए। वैसे भी इनकी कोशिश यही रहती है मेवा खाने की, तो जिनको मेवा खाने की कोशिश आपस में आपने देखा है, जहां पर कुछ इंटरेस्ट रहता है तो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है अपने इंटरेस्ट के लिए। खान साहब अपने लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लड़ रहे हैं, दोनों मलाई खाने के चक्कर वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो इस लायक भी नहीं बची कि मलाई खा सके। तो नहीं बोलता, लेकिन गुंडाई कर रही समाजवादी पार्टी आपके बीच में नहीं बोल रहा। मैं देखा ना गुंडाई कर रही। नहीं, मैं चुप काउंटर जवाब दे रहा हूँ कि मैंने गुंडाई नहीं किया है, गुंडाई समाजवादी पार्टी ने किया है। हमारे टर्न पे वो बोल रहे थे। खान साहब देखे, गुंडा पार्टी में तीनों सहमति है, मैं तो बीजेपी, कह रहा हूं कि बीएसपी की। ये अनोखा है। गुंडा पार्टी आपको कहने में तीनों की सहमति है, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी वर्सेस एसपी हो रहा है आज, और तीनों की सहमति आपको गुंडा पार्टी कहने में। भगत सिंह रावत उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुंडा देखिए बीजेपी में था, अब कांग्रेस में जा रहा है। आपको क्या मालूम भगत सिंह रावत कितना बड़ा माफिया है? आपकी पीएचडी है गुंडाई पर, तो आप ले लेते। आपकी गुंडाई पर पीएचडी है तो आप ले लेते ना सर। अरे भाई
अरे मुजफ्फरनगर में आप ले लेते भाई उसको। मुजफ्फरनगर में दंगा कौन कराया? सफाई में नाच कौन देख रहा था? मुजफ्फरनगर में दंगा कौन कराया? अब ये बोले, अब इनको बोलने नहीं दूंगा मैं। अब इनको मैं भी बताऊंगा, गुंडों को गुंडाई से ठीक करता हूँ मैं गुंडों को गुंडाई से भी ठीक करना जानता हूँ। तुम्हारे जैसे गुंडों को मैं ठीक कर देता हूँ, तुम्हारे जैसे गुंडों को मैं भी ठीक कर देता हूँ। मैं तुम्हारे गुंडाई का जवाब गुंडाई दूंगा, तुम्हारे गुंडाई का जवाब गुंडाई दूंगा। तुम्हारे वहां सफाई में नाटकियों का, और मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को कटवा रहे थे, मुसलमानों को 16% आरक्षण देने की बात कही थी। झूठे हो बिल्कुल। मुसलमानों को 16% आरक्षण देने की बात करके राज कर रहे थे, भाई भतीजा बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग चाचा भतीजा कर रहे थे। 16% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए कहा था, नहीं दिया 16% आरक्षण। और झूठ बोल रहे यहाँ बैठ के गुंडाई कर रहे हैं, चैनल में बैठ के। तो गुंडाई करोगे तो गुंडाई के जवाब गुंडाई पाओगे। शराफत शराफत की बात करोगे। गुंडाई नहीं चलने देंगे तुम्हारी, गुंडाई नहीं चलने देंगे, गुंडाई हम नहीं चलने देंगे। तुम्हारी गुंडाई, समाजवादी पार्टी गुंडाई, ये चैनल पर नहीं चलने देंगे। जफर इस्लाम आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है क्योंकि संजीव जी के पास जाऊंगा मैं उसके बाद। जफर इस्लाम देखिए, मैं तो यहाँ पर ये नहले पे दहला आपने सुना होगा। एक कह रहे कि एक तो मशहूरी गुंडा पार्टी और उस पर से खान साहब जो कह रहे मैं भी सबसे बड़ा गुंडा हूँ। भैया ये सब इन लोगों से ही बचाने के लिए हमारी पार्टी जो काम कर रही है, हम इसी को बचाने के लिए दोनों पार्टियों से बचाने के लिए कांग्रेस का तो कोई वक्त ही नहीं है। देखिए, हम तो सेवक है भाई, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सेवक है। जफर इस्लाम सेवक है, हम सेवक है, हम सेवा करेंगे। जफर इस्लाम आप लोग गुंडाई कीजिए, गुंडागर्दी कीजिए। जी भाईजान, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रिजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा, आर के शर्मा, बाला अवस्थी, तो ये सब आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उन्हीं के पास क्यों जा रहे हैं? कौन है ये लोग? अब ये पहचानेंगे भी नहीं इनको, आपके विधायक, आपके मंत्री, और आप पहचानेंगे भी नहीं। कुछ एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कौन है ये लोग? थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद, अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। ये 1 महीने के बाद लोग पूछेंगे ये कौन लोग थे, ये कौन लोग थे, इसलिए कि ये अपनी जमानत जब्त करने गए हैं। ये थोड़े दिन बाद आप आगे देखिए क्या होता है। इनको जनता इनको ताकतवर बनाती है, और जनता जो है इनके साथ है नहीं, तो ये ताकत कहाँ है इनके पास? आप बदन से ब्लड निकाल दिए, लहू को निकाल दिए, आप ऐसे गिर जाइए। ये लोग जब बीजेपी में आए थे वाली है। आप देखिए, देखिए बीजेपी पार्टी जो है किसी एक आदमी को ताकतवर नहीं, बीजेपी पार्टी ताकतवर है, इसलिए लोग ताकतवर होते हैं। याद रखिएगा, बीजेपी पार्टी की वजह से लोग ताकतवर होते हैं। कोई इंडिविजुअल कोई परिवार वाली पार्टी नहीं है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं कि ये ताकतवर हो जाए, इसको उठा के मोहरा लग। अरे हमें छोड़ा, कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं इसका, हमें कोई, मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा मान तो लिया कि छोड़ा है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा है मेवा के लिए। उनको लगता है कि वहां मैं कोई घमंड नहीं, मैं तो कह रहा हूं पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए, पार्टी सबसे खुद मुख्तार है, सबसे बड़ी है, पार्टी के प्रिंसिपल और गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। अब मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। कैपेसिटी में हम जीरो है, इसलिए कि हमारे कोई ये जितने दल बदलू हैं, एक मिनट लारी साहब एक मिनट है, आपके लिए परिवार है, लारी साहब जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। चलिए एक एक करके बोलेंगे। लारी साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले संजीव जी बोलेंगे। संजीव जी, जितने दल बदलू हैं, ये जो बात कर रहे हैं दलित हित, वंचितों का हित, ये वाकई में आपको लगता है कि ये जनता की लड़ाई है, जनहित में है, या ये परिवार हित में है ये दल बदलना? या जो आपको भी छोड़ के गए इमरान मसूद अख्तर, ये लोग आपको भी छोड़कर गए, ये लोग क्या वाकई देश जनता के लिए जाते हैं? और इनके साथ इनका वोट बैंक भी जाता है क्या? इनका वोट भी चला जाता है, वोट शिफ्ट हो जाता है क्या? अमन भाई, सारे लोगों के लिए मैंने जो भाषा प्रयोग की है पहले, उस पर मैं अमल करता हूं अभी भी। देखिए, जनता की अदालत में जाना है, जनता सबको बता देगी कि कौन जनता के हित में 5 साल सत्ता में था, या सत्ता में रहते हुए बहुत शोषण महसूस कर रहा था, और 5 साल कौन जनता के लिए सड़कों पे था। हम बात करते हैं, जफर इकबाल साहब जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बिरगावली गिना रहे थे, इतने बेरोजगारी की चर्चा करूं तो पेपर लीक नहीं हुए इतने, तो जफर साहब के लव लेटर कभी अगर जमाने के दिनों में रहे होंगे तो लव लेटर लीक नहीं होंगे। दरोगा भर्ती, यूपी पीसीएल लीक भर्ती, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती,
1 दर्जन परीक्षाएं लीक हुई और आज तक उसके फाइनल परिणाम नहीं आए। दूसरी तरफ 2022 अमन भाई चल रहा। जफर साहब थोड़ा बताइए, गेहूं का दाम दुगना हुआ, धान का दाम दुगना हुआ, चना का दाम दुगना हुआ, फसलों के दाम दुगना करते, इसी वोट मांगने जाएंगे। और तीसरा, महंगाई कहां है कि 12 साल में महंगाई का सूचकांक सबसे ऊपर चल रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इन्होंने पिछड़ों के रिजर्वेशन के साथ घोटाला किया, जिसको मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया। अब बताइए, आपने बेसिक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? उसने अपने भाई को ईडब्ल्यूएस का फायदा दिला करके उसको शिक्षक बनाया, और जब बात उठी तो उसको फिर धीरे से बैकडोर हटाना पड़ा। तो ये पूरे 5 साल अगर इस भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता की अदालत में जनता तय करेगी कि इस भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार शोषण के खिलाफ कौन सड़क पे संघर्ष कर रहा था और कौन सदन में रह करके मलाई खा रहा था, ये जनता तय करेगी। और हम मुद्दे पे वोट मांगने जा रहे हैं। हमने जनता तो अमन भाई जवाब देता हूँ, अमन भाई, अच्छा अमन भाई जवाब देता। जफर साहब सुन लीजिए, मैंने बोला था। जी आप बोल लीजिए। अमन भाई, मैंने हमारी पार्टी ने आप जैसे पत्रकारों का भी सम्मान रखते हुए लखीमपुर कांड में रमन कश्यप पत्रकार, उसके भाई को भी, पवन कश्यप को भी कांग्रेस ने निघासन सीट से पत्रकार बना, उसको हमने उम्मीदवार बनाया है। तो हम तो हर तरफ जो संघर्ष किया उसके साथ भी खड़े हैं, चाहे उन्नाव की बेटी के साथ खड़े हैं, चाहे सदफ जाफर के साथ खड़े हैं। यही सवाल तो हम कर रहे थे कि आखिर जो लोग सत्ता में दावा आने का कर रहे हैं वो कहां थे, किसके साथ खड़े थे? सवाल पूछूं संजीव जी आपसे, लखीमपुर में कितने लोगों को, एक मिनट, लखीमपुर में कितने लोगों को कुचला और मारा गया था? एक मिनट जफर भाई, लखीमपुर में कितने लोगों को मारा और कुचला गया था? वो तो सामने है, एसआईटी की रिपोर्ट आई है। तो एक चीज उसमें और जोड़ देता हूं, एक मिनट सुनिए ना, वहां पे सुनिए ना, 8 लोगों आपको मालूम होगा कि एफआईआर में गया था, अजय मिस्टेनी का भी नाम आया। जी, मैं अजय मिस्टेनी का नाम आया और इसमें से 4 को सुनियोजित देखिए साजिश थी। अगर सुनियोजित साजिश में अजय मिस्टेनी को पद से बर्खास्त नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, और पता चलता है कि साहब उनके बेटे को बताया गया, तो कानपुर की घटना में बोलता हूं, अगर अमर दुबे को एक मुजरिम माना जाता है, कानपुर की घटना में मात्र 3 दिन की बेहतर जीप से किसको कुचला नहीं कुचला वो जांच का विषय है, वो तो जांच के बाद सामने आएगा। संजीव जी एक मिनट, लेकिन उसके बाद जिस भीड़ ने डंडों से, लाठी से पीट कर लिंचिंग कर दी थी 4 की, उनकी भी तो बात करनी चाहिए ना आपको, या नहीं करनी चाहिए? वो कौन थे? वो कथित किसान थे या वो खालिस्तानी थे? अमन जी, ये भाषा आप भी प्रयोग मत करिए। जब आपने कहा जांच, तो आप कैसे कह देंगे खालिस्तानी थे? नहीं तो कैसे कह देंगे पाकिस्तानी? नहीं, वो बाकी को 4 तो मारा ही है ना, वो तो है ही। कैसे मैं, क्योंकि अपने शब्द को नहीं, मैं नहीं लूंगा, वो किसान नहीं हो सकते संजीव जी, जिन्होंने लाठियों से लिंचिंग करी, वो क्यों खालिस्तानी है? वो अगर 1 दर्जन किसान लिंचिंग नहीं करता सर, गलत है, किसान लिंचिंग नहीं करता संजीव जी। ये वही अजय मिस्टेनी है जो आप जैसे पत्रकारों के साथ। संजीव भाई, किसान लिंचिंग नहीं करता, लाठी डंडे से मारने वाला किसान हल चलाता है, लाठियां नहीं चलाता किसान। उसी किसान सर फाड़ दिया मार के, किसान लिंचिंग नहीं करता सर। वही किसान गया, मैं खालिस्तान के खिलाफ बोलूंगा, किसान के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट में मैं सांसद विधायक मंत्री होने के पहले क्या था, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये एक जो है गृहराज मंत्री की भाषा थी। आप ठीक कह रहे हैं संजीव जी, वो 4 है, बाकी 4 को भी तो मारा, उनकी भी बात हमको करनी चाहिए अगर हम इम्पार्शियल हैं तो। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।